एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हैं 55 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्होंने सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू माई चैनल एसके स्टडीज। मेरा नाम है सरबजीत कौर और चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। Chapter 1 Metals and Non-Metals. Question number 1. In the given reaction, Al2O3 plus NaOH gives X plus water. What is element X? तो इस रिएक्शन में बताया गया है कि Al2O3 NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उससे वाटर प्रोड्यूस होगा और उसके साथ एक एलिमेंट X बनेगा। तो हमने वो बताना है कि वो एलिमेंट X क्या है। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन के अंदर Al2O3 के बारे में पता होना चाहिए। ये जो Al2O3 है, दिस इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इस सेक्शन के अंदर ये एक एसिडिक, इसका बिहेवियर एसिडिक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म करता है, इसकी रिएक्शन हम देखेंगे। Al2O3 प्लस NaOH गिव्स NaAlO2 प्लस वाटर। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस रिएक्शन के अंदर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम इल्यूमिनेट। सो द राइट ऑप्शन इज आंसर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है वो वाला नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो वो जो होता है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, the number of protons in an atom of an element A is 19, then the number of electron in its ion A plus is। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक एलिमेंट A है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 19। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन, अब हमने इसके अंदर बताना है कि इसके जो आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले जो एक न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 19। सो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे हमारे 19। बट उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इसके आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो जब ये आयन बनेगा, कौन सा आयन, A प्लस। तो किसी चीज के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर प्लस साइन तब आता है जब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो लूज करने के बाद जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18। So the number of electron will be 18. So right option is option A. Now the question number 4. The poorest conductor of heat among the metal is। तो हमें बताना है कि वैसे तो जो सारे मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट इन ऑप्शंस के अंदर हमें बताना है कि वो कौन सा मेटल है जो पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उसका वो है लेड, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। हमें वो वाला मेटल बताना है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो पहले हमने नॉन मेटल की बात की थी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वो ब्रोमीन होता है, और ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वो क्या होता है, मर्करी, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals। तो इसके अंदर हमें बताना है, हमें एक ऐसा मेटल बताना है जिसको बाकी तीनों मेटल उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो मतलब इसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है कि तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे पहले कंडीशन होती है कि उसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है। तो इन सब में से लेस रिएक्टिव Ag है, दैट इज सिल्वर। तो बाकी जो सारे मेटल्स है लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर, वो ये तीनों सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर देंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now the question number 7, which property of metal
used for making bells and strings of the musical instruments like sitar and violin. तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि मेटल्स के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इनका यूज किया जाता है बेल्स बनाने में और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे सितार और वायलिन उनके स्ट्रिंग्स बनाने में। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या है? सोनोरिटी का मतलब है कि जब हम किसी हार्ड चीज से किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी सोनोरिटी। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसका यूज किया जाता है बेल्स बनाने में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स बनाने में। तो राइट ऑप्शन आ गई हमारी ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the correct arrangement of the given metal in ascending order of their reactivity? तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्होंने मेटल्स के नाम बताए हैं लाइक जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम, और इन्होंने बोला है कि इनको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने इसको अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इसमें हमने मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज किया है। तो जैसे सबसे हम पहले पोटाशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, मतलब कि जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर हम हमारे जो मेटल्स है वो क्या है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम, और अगर हम इनके अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करेंगे तो उसका सही ऑप्शन आ जाएगा डी। मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, जो रिएक्टिव है वो है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। राइट, तो हमारी राइट ऑप्शन आ गई ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? तो ये भी क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड ही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो मेटल्स है उनको रिएक्टिविटी के बेस पर हमने उनको अरेंज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, फिर अल्यूमिनियम, फिर जिंक एंड फिर आयरन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है और वो जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। तो ये जो कंपाउंड है वो वाटर के अंदर भी सोलेबल है। तो हमने बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो वो एलिमेंट हमारा हो जाएगा कैल्शियम। तो हमने वो देखना है कि किस तरह से। सबसे पहले जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये प्रोड्यूस करता है क्विकलाइम, दैट इज CaO। अब ये जो क्विकलाइम है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसके बाद ये जो CaO है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज। कहता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं, उनका इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले कोवलेंट क्या है? ये एक तरह की बॉन्डिंग होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में। तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयर करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोराइड के साथ शेयर करके, क्लोरीन के साथ शेयर करके उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? दैट इज दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन। तो ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि आयरन की कौन सी ऑक्साइड है? इसमें से जो ऑप्शन दे रखी हैं इसमें से आयरन की ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जिसको अगर हम स्टीम के साथ काफी लंबे समय तक रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो वो फॉर्म हो। राइट, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन क्या होगी कि जो आयरन होता है, आयरन क्या होता है? Fe। तो जो आयरन होता है जब हम उसको, ये सबसे पहले जो हमने आयरन लेना वो हमने लेना सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो उसको हमने किसके साथ रिएक्शन करवानी है? स्टीम। तो स्टीम क्या होती है? वाटर की गैसियस फॉर्म। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? Fe3O4, और इसके साथ साथ इसके अंदर प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के बाद जो हमारी रिएक्शन आ जाएगी
वो इस तरह से प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है हमारा Fe3O4। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन हमारी क्या आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, an element X is soft and can be cut with the help of a knife. It is very reactive to air and cannot be kept open in the air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. कहते हैं कि एलिमेंट एक्स है, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, वो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, और वाटर के साथ तो विगरसली मतलब कि बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन करता है। तो उस एलिमेंट का हमने नाम बताना है। तो वो एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम पोटेशियम इस तरह के एलिमेंट है जो बहुत सॉफ्ट है, और उसके बाद जो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन है वो आ जाएगी ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर हमने बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर से आयनिक कंपाउंड कौन से नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड होते क्या है, राइट। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से किसी और एलिमेंट को ट्रांसफर करके उसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, राइट। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम KCl की बात करते हैं, तो KCl के अंदर जो K है, पोटाशियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो क्लोरीन होता है उसके आउटर मोस्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पोटाशियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और अगर ये पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो दैट मीन्स ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है HCl। तो HCl के केस में क्या है कि H के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 1 नहीं होता है, तो और क्लोरीन के अगेंस्ट 7 ही होते हैं। तो हाइड्रोजन अगर अपना पूरी तरह से क्लोरीन को दे देगा इलेक्ट्रॉन तो वो खाली हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रह जाता, राइट। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम CCl4 की बात करते हैं, तो जो CCl4 है वो एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, ठीक है। तो और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। तो क्लोरीन को चारों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन इन चारों क्लोरीन को दे देता है तो फिर उसकी जो मतलब ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। इसी तरह अगर हम NaCl की बात करते हैं, तो NaCl और KCl का प्रोसीजर सेम ही रहता है। तो Na के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 7। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसको दे देता है तो सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का भी, तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हमने क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएंगे हमारे एक HCl और एक CCl4। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी। Now, the question number 15, the electronic configuration of 3 elements X, Y and Z are as, कहता है कि अब 3 एलिमेंट्स है X, Y and Z, तो उसके अंदर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। X की है 2 4, Y की 2 7 एंड Z की कितनी है 2 1। तो हम इनको देखेंगे बारी बारी। तो सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने कहा, अब इसके अंदर देखना है कि X जो 4 है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4 को अगर डोनेट कर देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर Y को देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरह Z को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत है। तो ये Z क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन Y को दे देगा, जिसके कारण Z का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और Y के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो Y और Z ये दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और अब ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, राइट। तो इसलिए इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, YZ। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी, दैट इज YZ।
Now, the next question is question number 16. Which of the following known metal is lustrous? तो lustrous क्या होता है? lustrous कौन सी प्रॉपर्टी है? तो lustrous का मतलब होता है शाइन, राइट? जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर ऐसा हमने एक बताना है नॉन मेटल इन सब में से जो lustrous होता है, तो वो कौन सा नॉन मेटल है? आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो शाइनी सरफेस होता है, इसलिए राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमें बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन सी है। तो इसके बारे में एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं एल्यूमिनियम के बारे में, कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये एसिडिक करैक्टर भी शो करता है, ये बेसिक करैक्टर भी शो करता है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन आ जाएगी वो आ जाएगी ऑप्शन सी। Now, question number 18, which one among the following is an acidic oxide? तो हमें बताना है कि इन सब में से एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है, राइट? तो एसिडिक ऑक्साइड अगर हम इन चारों की बात करते हैं तो इसमें से हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये एक कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देती है, राइट? तो मतलब एसिडिक करैक्टर शो करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Now, the next question is question number 19. The atomic number of an element X is 12. तो अब एक एलिमेंट दे रखा है X, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दे रखा है? 12, राइट? तो अब बताना है विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। तो इसके जो नियर इनर्ट गैस है वो बतानी है कौन सी होती है। तो इनर्ट गैस होती क्या है? इनर्ट गैस वो होती हैं जो इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। तो हमने देखना है कि जो एलिमेंट है एक्स एटॉमिक नंबर 12 वाला, उसको इनर्ट, उसके नजदीक इनर्ट गैस कौन सी है, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2, 8 एंड 2, ठीक है? अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है तो ये इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन आ जाएगी, तो उस टाइम पे इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2, 8। तो 2, 8 जो है एटॉमिक नंबर, 2, 8 कितने हो गए? 2, 8 हो गए 10। तो वो जो 10 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? नियोन का। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगी हमारी ऑप्शन सी, दैट इज नियोन। Now, the question number 20. Which of the following pairs will give displacement reaction? कहता है कि इन जो हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर ना एक सॉल्ट सॉल्यूशन के और एक मेटल का पेयर दे रखा है, तो हमें बताना है इनमें से कौन से पेयर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ना एक कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, राइट? तो इन सारी ऑप्शंस में से जो AgNO3 है वो सबसे ज्यादा वीक है, वीक सॉल्यूशन है। सो इसमें क्या होएगा कि जो कॉपर है वो काफी ज्यादा इससे रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा, राइट? तो बी के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा, दैट विल बी बी। Now, the question number 21. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of। कहता है galvanization एक मेथड है जिसके अंदर आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है रस्टिंग से by coating with a thin layer of gallium, right? तो हमें बताना है कि इस गैल्वेनाइजेशन मेथड में किसकी लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है, राइट? तो इसको किसकी लेयर को चढ़ाया जाता है? जिंक की। सो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है कि ये सारी जो नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं इसके अंदर से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन क्या है? lithium, potassium metal and sodium metal are stored under kerosene oil to prevent their reaction with the oxygen, moisture and carbon dioxide of air। कहता है कि जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम मेटल्स होते हैं उनको कैरोसिन के ऑयल के अंदर प्रिवेंट करके रखा जाता है ताकि उसके ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन ना हो पाए, राइट? तो ये तो हमारी ऑप्शन सही है क्योंकि जो सोडियम, पोटेशियम और ये जो लिथियम ये मेटल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, इसलिए इसको कैरोसिन की बॉटल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। अल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड वाटर। ये भी हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
और उस केस के अंदर सोडियम इल्यूमिनेट बना था और वाटर बना था, तो ये भी हमारी करेक्ट है। नाउ थर्ड सी ऑप्शन देखते हैं, जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। कहता है कि जो जिंक मेटल होता है वो एयर के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन आ जाती है वो हो जाएगी डी, दैट इज ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z आर x इज इक्वल टू 2, 8। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो हम इसको नोटिस कर लेते हैं। y दे रखी है 287 और z दे रखी है 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ए के अंदर इन्होंने बोला है कि x इज ए मेटल, तो अगर हम x को देखें, x हमारा क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 and 8। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो इसका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, सो ये तो मेटल हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, y इज ए मेटल। अब y क्या है, y देखते हैं। y हमें दे रखा है 2, 8 and 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो मेटल नहीं होता, वो होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है वो भी हमारी रॉन्ग हो गई। सी इज जेड इज ए नॉन मेटल। अब जेड की बारी है, जेड को देखते हैं। जेड क्या है, 2, 8 and 2। तो इसके अंदर क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो होते हैं मेटल। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। तो अब डी ऑप्शन देखते हैं, y इज ए नॉन मेटल एंड z इज ए मेटल। तो वो हमने अभी देखा कि y तो नॉन मेटल है और z मेटल है, तो इसकी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, अमलगम इज द एलॉय ऑफ। कहता है कि अमलगम किस चीज का एलॉय है। तो एलॉय होता क्या है, एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जब हम किसी मेटल को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको अमलगम कहते हैं। तो इनमें से जो अमलगम है वो मरकरी का एलॉय होता है, तो इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। कहता है कि जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे अगर वो पड़े रहते हैं ऐसे एनवायरमेंट के अंदर, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उनका कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाता है। वो हमने बताना है कि जो उसका कलर जो ग्रीन हुआ वो ग्रीन कलर किसके कारण हुआ, राइट। तो ये जो ग्रीन कलर होता है वो उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन कोटिंग है वो किसके कारण होती है, कॉपर कार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। कहते हैं कि मेटल्स इसमें से किस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, राइट। सो इस फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो शो करते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सोनोरस इन नेचर, वो सोनोरिटी भी उनके अंदर होती है। डलनेस, नो दे आर नॉट डल, दे आर लस्ट्रस इवन। एंड डक्टिलिटी भी होती है, तो उसके अंदर डलनेस नहीं होती। सो द राइट ऑप्शन इज सी, कि उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। कहता है कि जो मेटल की एबिलिटी होती है कि उनको लंबी तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। सो हमारा राइट आंसर आ गया, आंसर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, aluminium is used for making cooking utensils, which of the following properties of aluminium are responsible for the same। कहता है aluminium का यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब हमारे घर में जो भी जिसके अंदर हम कुकिंग करते हैं वो सारे अल्यूमिनियम के, ज्यादातर अल्यूमिनियम के बने होते हैं। वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण उनका इस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। सो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यस, वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और जब हम कुकिंग करते हैं तो हीट ज्यादा लगती है, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी तो हमारा हो गया राइट ऑप्शन, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है यूटेंसिल्स की वो थर्मल कंडक्टिविटी से बहुत लेस होती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी तो नहीं होती उनके अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ए ऑप्शन है और डी ऑप्शन है वो राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन आ जाती है सही, वो जाती है ऑप्शन 4।
तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कहता है इनमें से जो तीनों ये चारों मेटल्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा मेटल हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इनको हम चेक करते हैं। सबसे पहले सोडियम, जो सोडियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद है आयरन। आयरन जो होता है वो ना ही कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट के साथ, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। तो हमारी राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन डी। नाउ द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कहता है कि जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली, नो ये रिएक्ट तो करता है बट ये वायोलेंटली रिएक्ट नहीं करता, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। यस ये लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, ये भी ठीक है कि जो उसके बबल्स होते हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो ये गलत हो गई क्योंकि वो रिएक्ट करता है। तो हमारी जो राइट ऑप्शन है वो सी और डी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन 4। Now the question number 31. Generally metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the given acid does not give hydrogen gas on reaction with metals? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी एसिड्स होते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरली वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से निकलता है। तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो ऐसा एसिड है हमारा HNO3, क्योंकि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है ये उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया इज। कहता है जो एक्वा रिजिया होता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो उसकी ऑप्शन देखते हैं। डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 3:1, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये एक्वा रिजिया है ये होता क्या है, राइट। तो एक्वा रिजिया एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को अगर हम 3:1 की रेशियो में मिक्स करते हैं तो एक्वा रिजिया फॉर्म होता है। इसको यूज करते हैं ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए, राइट, फॉर मोस्टली फॉर गोल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। Now the question number 33, which of the following are not ionic compounds? ये आई थिंक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन थी हमारी विच आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इसकी ऑप्शन थी बी एंड सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी राइट ऑप्शन आ गई दैट विल बी ऑप्शन सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, which one of the given properties is not generally exhibited by ionic compound? कहता है कि आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करते। तो देखते हैं हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें दी हैं। सॉलेबिलिटी इन वाटर, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो सोलेबल इन वाटर होते हैं, राइट, और वो आयंस में कन्वर्ट टूट जाते हैं अपने आयंस में। तो ये तो हमारी ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट वो सॉलिड स्टेट के अंदर अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते, राइट। तो ये हमारी मतलब उन्होंने अगर नोट पूछा है तो इसको हम रॉन्ग बोलेंगे और ये वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो ये राइट ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नोट में पूछा है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, यस वो मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं। तो ये वैसे ऑप्शन ठीक है बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन आ गया दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट इन नेचर। नेटिव स्टेट कौन सी होती है, फ्री स्टेट। तो इनमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे गोल्ड एंड सिल्वर। तो इनके अकॉर्डिंग बी और डी हमारी ऑप्शन आती है ऑप्शन 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। Now question number 36,
Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of. कहता है जो सिल्वर के आर्टिकल, सिल्वर की कोई भी चीज बनी होती है वो ब्लैक हो जाती है धीरे धीरे अगर उसका एक्सपोजर एयर में हो, मतलब कि एयर में वो पड़ी रहे तो जब हम भी कुछ ऑर्नामेंट सिल्वर के डालते हैं तो कभी कभी वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर है वो एयर के अंदर जो सल्फर गैस है उसके साथ रिएक्शन करके Ag2 सिल्वर सल्फाइड बना देती है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, stainless steel is very useful material for our life. Is stainless steel iron is mixed with? कहता है जो स्टेनलेस स्टील है उसका आजकल हर जगह में हर एक मटेरियल में उसका यूज किया जाता है। तो वो स्टेनलेस स्टील है क्या? उसको आयरन के अंदर किस चीज को मिक्स किया जाता है? तो आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। Question number 38. If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gain in green coating. It is due to the formation of. ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो कॉपर अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है, एयर के कांटेक्ट में रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये क्यों होती है? ये होती है कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण। सो राइट ऑप्शन इज बी। Question 39. Which one of the given four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? ये भी पहले वही रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बोला कि ये जो चार मेटल दे रखे हैं इनमें से कौन सा मेटल है उसको बाकी थ्री मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आ जाएगा इसका आंसर सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इन सब में से लो रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव है। तो बाकी सारे मेटल इसको इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी पोजीशन से। Now the question number 40. 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of the concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tubes labeled as A, B and C. A small pieces of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. तो हमें बताना है वो मेटल कौन सा है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम। कहते हैं कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, उसको लेबलिंग कर दी A B C। A टेस्ट ट्यूब में हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl, B में डाला HNO3 और C में डाला हमने मिक्सचर किसका? HCl और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। किस रेशियो में? 3:1 में। तो बताना है उसके अंदर हमने एक मेटल डाला और वो डिसॉल्व हो जाता है। तो बताओ वो मेटल कौन सा है? तो सबसे पहले ये जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का, इसको क्या बोलते हैं? ये हमने अभी ऊपर किया है, इसको बोलते हैं एक्वारिजिया। और मैंने वहां पर ये बोला था कि एक्वारिजिया का यूज करते हैं ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए। तो जब गोल्ड को उसमें क्लीन करते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड उसके अंदर ना डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गोल्ड। कि जो गोल्ड होता है वो एक्वारिजिया के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सो राइट आंसर विल बी आंसर बी। Now the question number 41, an alloy is. अब क्वेश्चन ये कि एलॉय होता क्या है? तो एलॉय किसी मेटल का मेटल के साथ या किसी मेटल का नॉन मेटल के साथ एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, अ होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42. Alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal. Which among the given alloy contain non-metal as one of its? कहता है कि इस जो एलॉय होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है? किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ। विच अमंग द, अब बताना है कि ये इनमें से कौन सा एलॉय है जिसके अंदर नॉन मेटल यूज होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो वो होता है स्टील, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब स्टील क्या होता है? वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर स्टील आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43. विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल? तो बताइए कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो प्लीज आप जब भी एमसीक्यू करोगे ना तो सबसे पहले उस चीज को अंडरलाइन कर देना कि उन्होंने पूछा क्या, करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, क्योंकि ये समटाइम्स गलत हो जाता है। ठीक है, चलो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डार्जिंग व्हाइट फ्लेम। तो ये तो इसकी ऑप्शन करेक्ट है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगी। It react with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. कहता है जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो वैसे ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट हमारे क्वेश्चन में उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो ये सही होगा। अगली ऑप्शन है इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है।
एंड इट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अगर हॉट वाटर के साथ कर रहा है तो स्टीम के साथ भी करता है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, although metals form basic oxide, which of the given metal form an amphoteric oxide? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करना कि कौन सी बेसिक, सारे मेटल वैसे तो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बट कौन सा मेटल एम्फोटेरिक होता है। तो अब इसका आंसर तो पता ही होगा आपको, वो कौन सा है? अल्यूमिनियम। कि जो अल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। Question number 45, generally non-metals are not conductors of electricity. Which of the given is a good conductor of electricity? कहता है कि वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो बताओ इनकी एक्सेप्शन क्या है नॉन मेटल की, कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेफाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, electrical wires have a coating of an insulating material, the material generally used is। कहता है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हम घरों में यूज करते हैं अप्लायंसेस के को जोड़ने के लिए, तो उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। वो किस चीज की होती है? वो होती है पीवीसी की कोटिंग। पीवीसी मीन टू से पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज द लिक्विड? तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? वो होता है ब्रोमीन। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द गिवन कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन? तो हमने बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके में से कौन सा जो पेयर है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो आयरन है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब जो अकेला मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन द मेटल एज अ सॉल्यूशन, राइट। नाउ द सेकेंड, आयरन एंड जिंक सल्फेट। तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। लेड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि लेड लेड लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। एंड लास्ट इज कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब ये जो आयरन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। सो ये रिएक्शन इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो कहता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सबसे सेकंड नंबर पे कौन सा मेटल ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज्यादा, वो है सिलिकॉन। तो ये आ जाएगा हमारी ऑप्शन बी। नाउ the question number 50, an alloy of zinc and copper is dissolved in dilute HCl, hydrogen gas is evolved in this evolution of gas। कहता है कि एक एलॉय है जिंक और कॉपर का, उसको HCl के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है इन दिस एवोल्यूशन ऑफ द गैस। तो कहता है कि ये जो गैस इवॉल्व हो रही है तो उसका राइट ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट वो कहता है ओनली जिंक रिएक्टिव विद डाइल्यूट HCl, कि सिर्फ जो जिंक और कॉपर है उसमें से सिर्फ जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ओनली कॉपर रिएक्ट विद बोथ जिंक एंड कॉपर एंड ओनली कॉपर। तो इन सारों में से वो कह रहा है कि या जिंक करेगा या कॉपर करेगा या जिंक एंड कॉपर दोनों कर लेंगे। तो इसके राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए, कि सिर्फ जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जिंक है वो मोर एक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए वो क्या करेगा HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देगा और जिंक खुद क्लोरीन के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न कर लेना। अगर आपको इजी वे चाहिए इसको लर्न करने का तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो आपको दे दूंगी। नाउ द ब्रोंज मेडल्स आर मेड अप ऑफ। जो ब्रोंज एक मटेरियल है, उसके मेडल्स किस चीज के बने होते हैं, ठीक है। तो वो होता है कॉपर और टिन के। तो जो ये आपको लर्न करना है कि जो ब्रोंज मेडल्स होते हैं किस चीज के बने होते हैं, वो बने होते हैं कॉपर एंड टिन के। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, a student placed an iron nail in copper sulfate solution, he observed the reddish brown coating on the iron nail। कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालता है। तो वो देखता है कि जो रेडिश ब्राउन आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग चल जाती है,
ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कहता है कि आयरन नेल, तो ये रिएक्शन किस तरह से होगी कि ये जो आयरन का नेल हमने डाला किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये जो आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग होता है, आयरन नेल के ऊपर ये जो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आई है वो इसलिए आई क्योंकि जो अब वो आयरन सल्फेट बन चुका है इस कारण से। ठीक है, तो वो अब वो बताना है कि ये जो कोटिंग है वो किस तरह की होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, स्मूथ होती है, क्या होती है। अब ये जो कोटिंग होती है वो रफ एंड ग्रेन्युलर होती है, मतलब कि बहुत रफ होती है ऐसी कोटिंग। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। Now the question number 53. An aluminium strip is kept immersed in freshly prepared ferrous sulfate solution taken in a test tube. The change observed is that, कहता है कि एक अल्यूमिनियम की स्ट्रिप ली, अल्यूमिनियम की स्ट्रिप हो जाएगी Al प्लस, उसके अंदर उसको हमने किस में डाला, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हमने डाला FeSO4 के अंदर। ठीक है, तो बताना है कि द चेंज ऑब्जर्व, चेंज क्यों ऑब्जर्व हुआ। अब सबसे पहले सीरीज के अंदर एक्टिविटी सीरीज का ही यूज हो रहा है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अल्यूमिनियम है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, अल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या आएगा, आयरन। अब ये जो उसका चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, क्या हो रहा है कि अब वो अल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है वो किस कारण हो रहा है, वो हो रहा है ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन। ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन सॉल्यूशन है वो ब्राउन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54। इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए मेटल। अब कहता है कि जनरली जो मेटल होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हम मेटल होता क्या है, मेटल वो होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, तो वो मेटल होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक जो एलिमेंट होता है वो तभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 55। मेटल्स आर, कहता है मेटल्स क्या होते हैं, ऑलवेज सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, जनरली मतलब कि ज्यादातर हार्ड होते हैं, ओनली गोल्ड इज हार्ड, या नन ऑफ दीज। तो जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर जनरली हार्ड होते हैं, क्योंकि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जनरली हार्ड। तो ये तो थे हमारे 55 एमसीक्यूज जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है। होप ये आपको समझ आ गए होंगे, क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।